प्रिय विद्यार्थियों, कल हम फिशर के मुद्रा प्रमाण सिद्धांत पर चर्चा कर रहे थे। आज हम चर्चा करेंगे कैम्ब्रिज का नगद शेष समीकरण। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने, जिनमें मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन तथा केंज आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, मुद्रा प्रमाण सिद्धांत को एक नए रूप में इन्होंने प्रतिपादित किया। कैम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा की मांग एवं पूर्ति द्वारा ही मुद्रा की कीमत का निर्धारण किया जाता है। इस विचारधारा में मुद्रा की मांग एवं पूर्ति का विवेचन एक निर्दिष्ट यानी दिए हुए समय के आधार पर किया जाता है, निश्चित समयावधि के अंतर्गत नहीं किया जाता। इससे पहले फिशर के समीकरण में मुद्रा की पूर्ति को अधिक महत्व प्रदान किया गया था, लेकिन इस विचारधारा में मुद्रा की मांग को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। कैम्ब्रिज विचारधारा कहती है कि मुद्रा का मूल्य इसकी मांग पर निर्भर करता है, लेकिन मुद्रा की मांग केवल सौदों को संपन्न करने के लिए नहीं, जैसा कि फिशर ने बताया था, अपितु संग्रह कार्यों के लिए भी की जाती है। नगद शेष विचारधारा इस मान्यता को लेकर चलती है कि लोग अपनी आय का एक निश्चित अनुपात, निश्चित भाग मुद्रा के रूप में रखना चाहते हैं। सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण समीकरण के माध्यम से हम इस दृष्टिकोण को समझेंगे। सर्वप्रथम मार्शल ने जो समीकरण दिया वह m बराबर KY। यहाँ m का अर्थ है मुद्रा की कुल मात्रा, k का अर्थ है मौद्रिक आय का वह भाग जिसे व्यक्ति नगद रूप में रखना चाहता है, y का अर्थ है कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय। किसी भी वर्ष की कुल मौद्रिक आय उस वर्ष में कुल वास्तविक उत्पादन O तथा कीमत स्थिर P का गुणनफल होती है। इसलिए हम y को PO से इंडिकेट कर सकते हैं, चूँकि m बराबर KPO तथा m बराबर KY का एक ही अर्थ है। इसलिए यदि मार्शल के समीकरण को कीमत स्तर के उद्धरण में प्रस्तुत किया जाए तो वह इस प्रकार होगा, P बराबर m बटे KO। यदि P के द्वारा वस्तु की एक इकाई की कीमत व्यक्त करने के बजाय मुद्रा की एक इकाई का मूल्य अर्थात क्रय शक्ति में व्यक्त किया जाए तो समीकरण का रूप इस प्रकार होगा, P बराबर KO बटे M। इसके बाद मार्शल के अनुयायी हुए पिगू, उन्होंने अपना समीकरण दिया। मार्शल के नगद शेष समीकरण में सुधार करके प्रोफेसर पिगू ने इसे निम्न रूप में प्रस्तुत किया, P बराबर KR बटे M। यहाँ R से अभिप्राय समाज की कुल वास्तविक आय, K वास्तविक आय का वह अनुपात जो मुद्रा के रूप में रखा गया है, M मुद्रा की कुल मात्रा, P मुद्रा का मूल्य। उदाहरण के तौर पर वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में पिगू ने इसे गेहूं के रूप में मापा। यदि वास्तविक आय 1000 इकाइयाँ हैं जिसका 1/4 भाग नगद मुद्रा के रूप में रखा जाए तथा कुल मुद्रा की मात्रा 500 रुपये है, तो स्थिति इस प्रकार होगी, R बराबर K1000 के 1/4 तथा M 500 रुपये, तो P बराबर 1/4 इंटू 1000 बटे 500 बराबर 1/2। इस आधार पर मुद्रा का मूल्य 1 रुपये की 1/2 इकाई होगा, अर्थात प्रति इकाई कीमत 2 रुपये होगी। समाज में लोग अपनी आय नकदी के रूप में रखने के अतिरिक्त बैंक जमाओं के रूप में रखते हैं, तो प्रोफेसर पिगू ने बैंक जमाओं को पृथक स्थान दिया। इसमें संशोधन करने के पश्चात समीकरण उन्होंने इस प्रकार दिया, P बराबर KR बटे M C प्लस H ब्रैकेट में 1 माइनस C। इसको हम दूसरे तरीके से M बराबर KR बटे P C प्लस H 1 माइनस C। यहाँ P के R तथा M का वही अर्थ है जो समीकरण मूल समीकरण में था। C का अभिप्राय उस विधिग्राह्य नगद राशि से है जिसे जनता अपने पास रखती है। H का अर्थ है बैंक जमाओं का वह अनुपात जिसे बैंक अपने पास नगद कोष के रूप में रखते हैं। 1 माइनस C विधिग्राह्य नगद कोषों का वह भाग है जिसे लोग बैंक में जमाओं के रूप में रखते हैं। चूँकि परंपरा से बैंकों में जमा राशि को नगद कोष के रूप में ही स्वीकार कर लिया जाता है, इसलिए व्यवहार में प्राय जो मूल समीकरण उन्होंने दिया था, P बराबर KR बटे M का ही प्रयोग किया जाता है। P को वस्तु की एक इकाई की कीमत मान लेने पर समीकरण का रूप इस प्रकार होगा, P बराबर M बटे KR। समीकरण में वैसे तो M मौद्रिक अधिकारी द्वारा निश्चित कर दी जाती है, किंतु यदि M में परिवर्तन हो भी जाए तो यह आवश्यक नहीं है कि P में भी उसी अनुपात में परिवर्तन हो, क्योंकि M में परिवर्तन के साथ K तथा R भी बदल सकते हैं। इसलिए समीकरण में K का विशेष महत्व है।
क्योंकि इसी के द्वारा मुद्रा की वास्तविक मांग का पता चलता है। इसको हम रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। एक्स अक्ष पर हमने सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी लिया है और वाई अक्ष पर हमने परचेजिंग पावर ऑफ मनी को लिया है। चित्र में मुद्रा का मांग वक्र डीएम है, जो कि नगद शेष समीकरण के अनुसार केआर द्वारा निर्धारित होता है। यह ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। इसका कारण यह है कि अधिक मुद्रा अपने पास रखने पर वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में मुद्रा की एक इकाई का मूल्य कम होगा। मुद्रा के पूर्ति वक्र Q1 M1 Q2 M2 Q3 M3 खड़ी रेखाएं हैं, जो कि इस मान्यता पर आधारित है कि मुद्रा की पूर्ति मुद्रा अधिकारी द्वारा सतत रूप में निर्धारित की जाती है। चित्र से यह भी स्पष्ट होता है कि मुद्रा की मांग एवं पूर्ति की मात्रा OM1 से बढ़कर जब OM2 हो जाती है पर मुद्रा की क्रय शक्ति OP1 से घटकर OP2 रह जाती है। इसके विपरीत जब मुद्रा की मात्रा OM1 से घटकर OM2 हो जाती है तो क्रय शक्ति OP1 से बढ़कर OP3 हो जाती है। इसके बाद रॉबर्टसन ने समीकरण दिया। ये प्रोफेसर पीगू के समीकरण से भिन्न है। उन्होंने नगद कोष समीकरण को इस प्रकार से व्यक्त किया है, M बराबर P/KT, अर्थात P बराबर M/KT। चूँकि यहाँ P सामान्य कीमत स्तर, T वर्ष में खरीदी गई वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा तथा K वस्तुओं और सेवाओं की वह मात्रा है जिसे लोग नगद रूप में संग्रहित रखना चाहते हैं। इस समीकरण को पीगू के समीकरण की अपेक्षा इसलिए श्रेष्ठ समझा जाता है क्योंकि इसकी तुलना आसानी से प्रोफेसर फिशर के समीकरण के साथ ही की जा सकती है। धन्यवाद।